नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए मध्यकालीन भारत का बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। इसमें मध्यकालीन भारत से अब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। एक तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा हम शॉर्ट में रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। वैसे इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन इसमें से आप क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास है, पूरी डिटेल थ्योरी क्लासेस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन में आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, कुछ ही पॉइंट होंगे जो नहीं याद होंगे, तो उनको छोटे छोटे नोट्स बना के शॉर्ट में लिखते जाइएगा। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मध्यकाल भारत में 4 प्रकार के आपको आक्रमण देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आक्रमण किसका देखने को मिलता है? सबसे पहले आपको मोहम्मद कासिम का आक्रमण देखने को मिलता है, जो कि सिंध प्रांत में हुआ था। उस टाइम पे सिंध प्रांत का राजा था दाहिर के समय पे मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया। इसके बाद अगला आक्रमण आपको देखने को मिलता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया। इसके बाद अगला आक्रमण आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद गोरी का। गोरी ने भारत में आक्रमण किया। इसके बाद आपको आक्रमण देखने को मिलेगा बाबर का। मुख्य रूप से 4 मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे मोहम्मद कासिम, इसने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था, क्योंकि इसने सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। मोहम्मद कासिम और महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण तो होता है, ये भारत में आते हैं, आक्रमण करते हैं, कहीं सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं, कहीं बहुत सारा धन लूटते हैं, लेकिन इन सब के बाद ये वापस अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। किसी ने भारत में सत्ता स्थापित नहीं किया, इसलिए इनके द्वारा स्थापित वंश हमें नहीं पढ़ने पड़ते। लेकिन जैसे मोहम्मद गौरी ने भी भारत में आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में कई बार, जैसे गुजरात के पाटन में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण था। इसके बाद मोहम्मद गौरी के जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुए, 3 युद्ध होते हैं। पहला 1191 में इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान युद्ध को जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी युद्ध को हार जाता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस बार क्या होता है? मोहम्मद गौरी युद्ध जीत जाता है। इसके बाद 1194 में क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध होता है राजा जयचंद के साथ। अब मोहम्मद गौरी ने भारत में युद्ध लड़ा, भारत में बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, लेकिन ये स्वयं अपने क्षेत्र वापस लौट जाता है। अब जब अपने क्षेत्र वापस लौट जाता है तो मोहम्मद गौरी के गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ यालदोज था, कुबाजा था, ये भी कहते हैं मोहम्मद गौरी के गुलाम। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में जिन क्षेत्रों को जीता था उन क्षेत्रों को सौंप किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की पुत्री से विवाह कर लिया था। अब भैया गुलाम था और बन गया दामाद, तो उसको कुछ तो क्षेत्र देना पड़ेगा। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि देखो, आप हमारे क्षेत्र में रहकर हमारी बदनामी तो कराइए नहीं, आप क्या करिए, भारत में हम जो क्षेत्र जीत कर आए आप वहाँ पे चले जाइए भारत में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में आके एक नया वंश स्थापित कर लिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भी भैया सत्ता स्थापित करनी थी, क्योंकि विवाह तो उसने कर लिया था किसी राजकुमारी से, अब था तो गुलाम, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक वंश स्थापित कर लिया, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के अंतर्गत आप अलग अलग वंश पढ़ेंगे, जैसे गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे। इन्हीं सब का इतिहास संयुक्त रूप से दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में क्या होगा? अलग अलग वंश आएंगे। जैसे कि आपको गुलाम वंश की स्थापना कोई और कर रहा है, तो सैयद वंश की स्थापना कोई और कर रहा है। इसी के बाद भारत में क्या होगा? बाबर का आक्रमण होगा। भारत में आक्रमण होता है और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और लोधी वंश की सत्ता को समाप्त करके भारत में एक नया वंश स्थापित हो जाते हो। कौन सा वंश था? मुगल वंश। अब मुगल वंश में क्या होगा? जो भी शासक बनेगा कहीं ना कहीं बाबर के परिवार का ही, जैसे बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं बनेगा, हुमायूं के बाद अकबर बनेगा, अकबर के बाद जहांगीर बनेगा। तो इस तरह से जो शासक बनेंगे कहीं ना कहीं बाबर के वंश के थे। ये पूरे एक वंश ने शासन किया, इसलिए इस वंश को मुगल वंश के नाम से जानते हैं। 1526 से लेकर आपका क्या होता है? 1857 तक भारत में जिसने शासन किया वो वंश कौन सा होता है? मुगल वंश के नाम से होता है। इधर 1206 से लेकर 1526 तक क्या होते हैं? आपकी दिल्ली सल्तनत चलता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलग अलग वंश आते हैं। ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा।
अगर आप पहली बार क्लास देख रहे होगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को फर्स्ट रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल क्लासरूम में हमें बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को पढ़ाए। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, कम टाइम में रिवाइज करना और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए उन सारी चीज़ों को भी समझना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था। किसने किया था? अरब आक्रमणकारी था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद कासिम ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था 712 में। जो 712 में इसमें इन्होंने आक्रमण किया था तो कहाँ पे किया था? सिंध प्रांत में किया था। 712 में जब मोहम्मद कासिम ने भारत में आक्रमण किया था तो सिंध प्रांत का राजा उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे सिंध प्रांत का राजा था दाहिर। भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब क्षेत्र का था और इसने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत की राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया था। भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? भारत में पहली बार जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया क्या होता है? जजिया एक प्रकार का कर था जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था उनकी रक्षा और उनकी सुरक्षा हेतु। इतनी बात समझ में आ गई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब किया था? 712 में। किस राजा को पराजित किया था? सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। महमूद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनवी का सबसे जो महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है। महमूद गजनवी भारत में क्या स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? उसने इतने बार आक्रमण क्यों किया? देखो, महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया लेकिन भारत में उसने कहीं भी अपना शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं किया। वो भारत में सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता, तो भारत से सिर्फ क्या करना चाहता था? धन लूटना चाहता था। सत्ता स्थापित सिर्फ दो व्यक्तियों ने किया है। एक तो बाबर ने तो टोटली आके भारत में सत्ता स्थापित किया। दूसरा मोहम्मद गौरी ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्ता स्थापित नहीं किया था, लेकिन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में सत्ता स्थापित किया था। इससे पहले तो दो आक्रमणकारी आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। उनकी कोई भी इच्छा भारत में राज करने की नहीं थी, सिर्फ भारत को लूटपाट करके धन लेकर जाना चाहते थे। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। विद्याधर एक चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था? उत्बी। उत्बी एक इतिहासकार था जो कि किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया उत्बी किसके साथ आया, तो उत्बी आया था महमूद गजनवी के साथ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसी के साथ दिल्ली सल्तनत में कुछ अलग अलग वंश हुए थे। इसी के साथ साथ आपके क्या हुए थे? दिल्ली सल्तनत का जब टूटने लगा था, बिखराव होने लगा था, तो दिल्ली सल्तनत से अलग अलग वंश और टूट गए थे। जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में छोटे छोटे वंश आए थे, जैसे कि आपका सालू वंश आ गया था, आदिल शाही वंश आ गया था, निजाम शाही वंश आ गया था। तो अक्सर आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस क्लास में रिवीजन क्लास में उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राजधानी बनाया था लाहौर को। खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, राजधानी बना दिया था दिल्ली को। तुगलक वंश की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना किया था खिज़र खान ने। लोधी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोधी। अब लोधी वंश के बाद भारत में जो उदय हो जाता है वो होता है मुगल वंश का, क्योंकि बाबर ने लोधी वंश के साम्राज्य का अंत करके एक नया वंश स्थापित कर दिया था। वो वंश कहलाया था आपका मुगल वंश। लेकिन इसी के टाइम पे, जैसे तुगलक वंश के टाइम पे सत्ता का बिखराव होने लगा था, तो कुछ अलग अलग वंश आए थे। जैसे आपके क्या होता है? एक संगम वंश। संगम वंश की स्थापना किसने कर दिया था? हरिहर बुक्का ने कर दिया था। सालू वंश। सालू वंश की स्थापना किसने कर दिया था? नरसिंह ने कर दिया था। तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। बहमनी वंश की स्थापना किसने कर दिया था? हासन गंगू ने कर दिया था। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने किया था? आदिल शाह ने किया था। ये चीज़ें अभी हम देखो बहुत डिटेल से फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से मुख्य रूप से जो बिखराव हुआ था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को हुआ था। विजयनगर बहमनी साम्राज्य में भी क्या हुआ था? बहुत छोटे छोटे वंश आए थे। सालू वंश आ गया था, तुलुक वंश आ गया था, ऐसे छोटे छोटे वंश आए थे। इसी के साथ साथ जैसे आपको जौनपुर स्वतंत्र हो गया था, जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना हो गया था।
कहीं आपके निजाम शाह ने क्या कर दिया था, निजाम शाही वंश की स्थापना कर दिया। तो ये छोटे छोटे वंश थे जो छोटे छोटे क्षेत्रों में होते। कई बार क्या होता है, इनके राजा का नाम पूछ लेता है कि भैया तुलु वंश का संबंध किससे, वीर नरसिंह से। या तुलु वंश का क्षेत्र भी पूछ लेता है कि भैया कौन से क्षेत्र में था। तुलु वंश कहाँ पे था, विजयनगर साम्राज्य में था। बैमनी वंश, बैमनी वंश की स्थापना किसने किया था, बैमनी वंश की स्थापना किया था हसन गंगू ने। गुलगा बिदरत को उन्होंने राजधानी बनाया था। आदिल शाही वंश की स्थापना किया था, आदिल शाही ने राजधानी बनाया था बीजापुर को। निजाम शाही वंश की स्थापना किया था मलिक अहमद ने और राजधानी बनाया था अहमदनगर गोलकुंडा के क्षेत्र को। इमाद शाही वंश की स्थापना किया था फतेह इमाद शाह और बरार को इन्होंने क्या किया था, राजधानी बनाया था। अगर आपने कभी सुंग वंश पढ़ा होगा तो सुंग वंश में बरार विजय का उल्लेख मिलता है। आकनिमित जो कि पुष्यमित सुंग का बेटा था, उसने बरार क्षेत्र को जीत लिया था। और बरार क्षेत्र के राजा की चचेरी बहन थी मालविका। वो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा करते कालिदास एक ग्रंथ लिखते माल विकास मित्रम। तो जैसे पॉइंट आए तो आपको सारी चीजें रिवाइज होनी चाहिए। कुतुब शाही वंश की स्थापना किया था कुली कुतुब शाह ने। इन्होंने क्या कर दिया था, गोलकुंडा को अपनी राजधानी बना लिया था। फरीद शाही वंश की स्थापना किया था अमीर अली वरीद ने। इन्होंने बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। सरकी वंश की स्थापना कर दिया था मलिक सरवर ने और इन्होंने जौनपुर में एक नया वंश स्थापित कर दिया था, सरकी वंश। मुगल वंश की स्थापना कौन करेगा भैया, मुगल वंश की स्थापना करेंगे बाबर, जो कि लोधी वंश का पतन करके। भोसले वंश की स्थापना किया था शिवाजी ने रायगढ़ के क्षेत्र में। अब मराठों का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उदय प्रारंभ हो जाएगा। इसी के बाद आप देखोगे काफी टाइम बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। अब उसके बाद मुगल वंश में कोई योग्य शासक नहीं आएगा। अब फिर से जैसे कोई योग्य शासक नहीं आएगा और उनमें से जो उनके नीचे वाले व्यक्ति योग्य हैं, जैसे राजा क्या हो गया, अयोग्य। अब जो सामंत हो गया, जो मंत्री हो गया, जो सेनापति बहुत योग्य है, अब राजा तो अयोग्य, तो उस स्थिति का फायदा उठाएगा कि नहीं होगा। जैसे औरंगजेब के टाइम तक जितने भी मुगल बादशाह है, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे अकबर हो, हुमायूं, बाबर हो, एक योग्य आए, उन्होंने पूरी सत्ता को संभाल के रखा था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य साबित हुए। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हो जाएगा, पतन प्रारंभ हो जाएगा। छोटे छोटे राज्यों को उदय होने लगेगा। छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगेंगे। जैसे हैदराबाद ने स्वयं को घोषित कर दिया था, बंगाल ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था। उसी धीरे धीरे आप देखोगे अवध अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था, निजाम उल मुल्क ने। और राजधानी किसको बनाया था, राजधानी बनाया था हैदराबाद को। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े कुछ हमने पॉइंट डिस्कस किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। आक्रमणकारी मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में भारत को जीता था। 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मित्र, और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीत गया था। जबकि 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी हार गया था। महमूद गजनवी के साथ मुस्लिम आने वाला विद्वान कौन था, अल-बर्नी। अल-बर्नी किसके साथ आया था, अल-बर्नी महमूद गजनवी के साथ है। इसी के साथ साथ एक और इतिहासकार आया था उतबी। उतबी किसके दरबार में आया था, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। इसी के साथ साथ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ एक चांदी का सिक्का निर्गत करवाया था, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का चलवाया था, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस टाइम पे गुजरात सिंध का शासक था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के टाइम पर ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ था, जो आपकी राजपूताना शक्तियाँ थी काफ़ी हद तक कमजोर पड़ गई थी। जैसे आपको देखेंगे कि शाकंभरी चौहान वंश का अजमेर क्षेत्र में उदय हो गया था। इसी के साथ साथ और छोटे छोटे वंश थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और भारत में क्या हो जाता है, मोहम्मद गौरी ने अपनी शक्ति विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किसको पराजित किया था, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भीम द्वितीय को पराजित किया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण गुजरात के पाटन क्षेत्र में था। उस टाइम पे वहाँ का राजा कौन था, भीम द्वितीय, या इसका मूल नाम था मूल राज द्वितीय।
ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। मोहम्मद गौरी के भारत में लड़े गए 3 युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था। और राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का विवाह किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को हम राय पिथौड़ा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का संबंध किससे? शाकंभरी चौहान वंश से है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर क्या? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। अच्छा, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में कुछ लिखवाया था? मोहम्मद कासिम। कासिम ने चांदी के सिक्के पर संस्कृत से कुछ लिखवाया था। और देवी लक्ष्मी की आकृति आपको किसके सिक्कों पर देखने को मिलती है? देवी लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है आपको मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। किस शासक ने गजनी के अल्पदीन के खिलाफ गठबंधन कराया था? जयपाल ने। जयपाल ने क्या कराया था? गजनी के अल्पदीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था। किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को पराजित कर दिया था? भीमदत्ती। भीमदत्ती बहुत ही योग्य शासक था और भीमदत्ती के ऊपर ही सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने पहले गुजरात के पाटन क्षेत्र में आक्रमण किया था। फिर मोहम्मद गौरी को पराजित किसने कर दिया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था भीमदत्ती ने। भीमदत्ती ने मोहम्मद गौरी के शासक पृथ्वीराज तृतीय को भी एक बार पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। मुरुल्लालाब के लेखक कौन है? अल मसूदी। अल मसूदी क्या? मुरुल्लालाब के लेखक है। चचनामा। चचनामा एक ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का उल्लेख मिलता है। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? 712 में किया था। कहाँ पे किया था? सिंध प्रांत में किया था। उस टाइम पे सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद कासिम ने। मोहम्मद कासिम के आक्रमण की जानकारी आपको किससे मिलती है? चचनामा से मिलती है। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर था खराज। खराज क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे विभिन्न प्रकार के कर देखने को मिलेंगे। जैसे जजिया। जजिया कर किस पर लगाते थे? जजिया कर लगाते थे गैर मुसलमानों पर। गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर होता था जजिया। जैसे खराज क्या होता था? खराज एक प्रकार का क्या था? भूमि कर था। जैसे आप देखते हो कि खुम्ज था। खुम्ज क्या था? खुम्ज एक प्रकार का कर था जो लूट के धन पर लगाया जाता था। जिससे आपने देखा होगा कि मुगल सल्तनत काल के जब आप प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो सल्तनत काल में राजा सुल्तान के पास 3 प्रकार की सेना होती थी। पहली सेना क्या होती थी? सुल्तान की स्वयं की एक सेना होती थी। दूसरी सेना क्या होती थी? इक्तादारों की सेना होती थी। इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था को लागू किसने किया? इसे हम गुलाम वंश में पढ़ेंगे। और तीसरी सेना जो होती थी एक प्रकार की इस्लामिक सेना होती थी, या इस्लामिक सेना कह सकते हो, या उस प्रकार के व्यक्ति होते थे जो सेना के साथ जाते थे और लूटपाट करते थे। जैसे आपने कभी मुगल काल वगैरह में देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में आक्रमण करते थे वहाँ पर क्या करते थे? बहुत ज़्यादा लूटपाट कर देते थे। तो सुल्तान के पास 3 प्रकार की, एक तो सुल्तान की अपनी खुद की सेना रहती थी। अच्छा, पहली बार स्थायी सेना रखना किसने प्रारंभ किया था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। दूसरी सेना इक्तादार। हर इक्तादार के पास एक अपनी सेना होती थी। तीसरी सेना वो होती थी जिस सेना में भर्ती नहीं होती थी लेकिन वो सेना के साथ जाते थे, युद्ध भी करते थे और मुख्य रूप से क्या करते थे? लूटे। उनके लूटे हुए धन पर एक टैक्स लगता था, उसी टैक्स को हम क्या कहते थे? खुम्स कहते थे। तो अलग अलग प्रकार के टैक्स थे। इसी के प्रकार आपसे पूछता है फिरदौसी, जिसको फारसी का होमर कहते हैं। फिरदौसी किसके दरबार में आया था? फिरदौसी आया था भैया महमूद गजनवी के दरबार में। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था तो उस टाइम पर वहाँ का शासक कौन था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ये वो क्वेश्चन का संकलन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो एक तो आपको चीज़ें रिवाइज हो रही है, दूसरे हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अगर आपके पास मेरे पेड नोट्स होंगे जो मैंने अभी टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए डाल दिए हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस PDF से मिल जाएंगे। जो PDF आपको दी गई बस उन्हीं को मल्टीपल टाइम पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार इधर से उधर ना करिए, बस अच्छे से पढ़ते जाइए। आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। महमूद गजनवी के भारत में आक्रमण करने का क्रम था। महमूद गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पे किया था भैया? मुल्तान क्षेत्र में किया था। फिर इसने थानेश्वर में किया, कश्मीर में किया, मथुरा में किया और कन्नौज क्षेत्र में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्तर प्रदान किया था?
पट्टा किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये अधिकार दिया था कि जो भारत में मेरे विजित क्षेत्र, मेरे जीते हुए क्षेत्र, वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था को संभाल सकते हो। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नया वंश स्थापित कर दिया, तो वो वंश था गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? 1194 के चंदावर के युद्ध में। 1191 में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था जयचंद ने, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने किसका साथ दे दिया था? मोहम्मद गौरी का। और तीसरी बार क्या होता है? मोहम्मद गौरी जयचंद को ही पराजित कर देते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी। इसी बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करवाया था। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना करवाई थी राजा तक्ष ने। विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराता था वो तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कराया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका दास था या किसका सेनापति था? तो बख्तियार खिलजी मूल रूप से मोहम्मद गौरी का सेनापति था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में भी ये सेनापति के रूप में रहता है। इसी के साथ साथ निम्नलिखित आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? भैया भारत में सबसे पहले आक्रमण तो वैसे अगर आप देखोगे तो मोहम्मद कासिम ने किया था, लेकिन इसमें तो मोहम्मद कासिम है नहीं। उसके बाद आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के बाद भारत में आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश स्थापित कर लिया। अब गुलाम वंश के बाद भारत में अलग अलग वंश आते हैं। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश सैयद वंश आता है, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है। अब सैयद वंश के टाइम पर आप देखोगे भारत में क्या होता है? मंगोलों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। और बहुत ही फेमस मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां। और चंगेज खां के बाद जब आपका अगला वंश आता है उस टाइम पे भारत में तैमूर का भी आक्रमण होता है। तैमूर के आक्रमण के टाइम पे लोधी वंश के संस्थापक ने तैमूर का साथ दिया था और बाद में इसी ने क्या कर लिया था? लोधी वंश की स्थापना कर लिया था। तो जब आप ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे तो आपको सीक्वेंस से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। इसी के बाद क्या हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईसा में हुआ था। गजनी राजवंश का संस्थापक कहाँ का था? अल्पतगिन का था। मक्का कहाँ पे? सऊदी अरब में मक्का है। किताब उल यामनी और तारीख यामनी की रचना किसने किया था? उत्बी। और उत्बी किसके दरबार में आया था? अभी मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बताया, लिख के दीजिएगा। कौन सा हिंदू राजा जिसने सफलतापूर्वक मुसलमानों को प्रतिरोध किया था? विद्याधर। विद्याधर ने क्या किया था? इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध किया था। चशनामा पुस्तक में किसके अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है? अरब आक्रमण किया था मोहम्मद कासिम ने 1712 ईस्वी में। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आज की क्लास में रिवाइज किया। आज की क्लास को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन चीज़ों को याद कर लीजिए, ताकि कल की क्लास में अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछूँ तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाने में सक्षम हो। पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे नागरिक बनिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। कभी कोई ऐसा काम ना करिए कि आपकी वजह से आपके माता पिता को उनकी परवरिश पे शर्मिंदा होना पड़े, उन्हें आपकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।